तो आज जरा सुर्खियों से हटकर सीरिया को समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसी कहानी जो हजारों साल पुरानी है। हम इसके गहरे इतिहास, इसकी समृद्ध संस्कृति और उस जटिल हकीकत को देखेंगे जो अक्सर खबरों की भीड़ में कहीं खो जाती है। ये एक बड़ा सवाल है ना? 10,000 साल के इतिहास वाले देश की मतलब उसकी असली पहचान क्या होती है? सोचिए, एक ऐसी जमीन जहां हजारों सालों से न जाने कितनी सभ्यताएं बसीं और फिर उजड़ गईं, तो क्या है उसकी असली पहचान? चलिए साथ मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके भूगोल और लोगों से। पहला हिस्सा है प्राचीन शहरों की भूमि। यहां हम देखेंगे कि मध्य पूर्व के इस बिल्कुल चौराहे पर बसे देश की जमीन कैसी है और यहां कौन लोग रहते हैं। तो जैसा कि देखा जा सकता है, सीरिया मध्य पूर्व में है और इसका एक किनारा भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी से लगता है। यहां की सबसे अहम नदी है फेरात और यहां का ज्यादातर हिस्सा रेगिस्तानी है। लेकिन जो बात इसे सबसे खास बनाती है वो है इसकी राजधानी दमिश्क। ये दुनिया के उन गिने चुने शहरों में से एक है जहां हजारों सालों से लगातार इंसान बसते आए हैं। सच में कमाल है। अब जरा लोगों की बात करें। देखिए, यहां की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा तो अरब लोगों का है, करीब 60%। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहां कुर्द भी हैं जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी हैं, और उनके अलावा भी कई छोटे छोटे समूह हैं। मतलब सीरिया सिर्फ एक नहीं बल्कि कई संस्कृतियों का एक खूबसूरत गुलदस्ता है। और ये विविधता सिर्फ जातियों तक ही सीमित नहीं है, धर्मों में भी दिखती है। देश की ज्यादातर आबादी मुस्लिम है और उनमें भी सुन्नी समुदाय सबसे बड़ा है। पर एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि सीरिया में दुनिया के सबसे पुराने ईसाई समुदायों में से एक भी रहता है। सदियों से ये सब साथ रहते आए हैं और यही चीज सीरिया की सांस्कृतिक बनावट को और भी गहरा बनाती है। अच्छा, अब जरा एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जिससे किसी भी संस्कृति को समझना आसान हो जाता है, खाना। चलिए सीरिया का स्वाद चखते हैं, जो यकीनन मध्य पूर्व के सबसे शानदार खानों में से एक है। सबसे पहले शवारमा। इसे तो शायद कई लोगों ने देखा या खाया भी होगा। ये सीरिया का एक बेहद लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है। मसालों में लिपटा हुआ मीट एक घूमती हुई रॉड पर धीरे धीरे पकता है और फिर उसे काटकर गर्मा गर्म ब्रेड में परोसा जाता है। क्या कहने। अगला है मनाकिश। अब इसे एक तरह का सीरियन पिज्जा समझ सकते हैं। ये आटे से बनी एक फ्लैट ब्रेड होती है जिस पर तरह तरह की टॉपिंग डाली जाती है, जैसे ज़ातार, पनीर या कीमा। ये नाश्ते में भी खाया जाता है और लंच में भी। बहुत वर्सेटाइल है। और ये है याबरा। ये अंगूर के पत्तों में चावल, टमाटर और हर्ब्स का मिक्सचर भरकर तैयार किया जाता है। इसका जो ताज़ा और हल्का खट्टा मीठा स्वाद है ना, वही इसे सीरियन खाने का एक ज़रूरी हिस्सा बनाता है। एक बहुत ही लोकप्रिय एपेटाइजर। तो खाने पीने ही बातों से अब जरा इतिहास की गहराइयों में उतरते हैं। ये अगला सेक्शन है, इतिहास का चौराहा। और सच में सीरिया हमेशा से एक ऐसा ही चौराहा रहा है जहां बड़ी बड़ी सभ्यताएं, साम्राज्य और व्यापार के रास्ते आकर मिलते थे। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। ये सीरिया के हजारों साल के इतिहास की एक छोटी सी झलक है। कहानी शुरू होती है प्राचीन एब्ला साम्राज्य से। फिर यहां शक्तिशाली रोमन साम्राज्य का कब्जा हुआ। इसके बाद दमिश्क बना उमैयद खिलाफत की राजधानी, जो उस वक्त के सबसे बड़े इस्लामी साम्राज्यों में से एक था। फिर आए ओटोमन तुर्क, जिन्होंने करीब 400 सालों तक राज किया। और इन सब के बाद आखिरकार 1946 में सीरिया को पूरी आज़ादी मिली। सोचिए, हर दौर ने ज़मीन पर अपनी कितनी गहरी छाप छोड़ी होगी। और अब हम आते हैं आधुनिक सीरियाई राज्य पर। आज़ादी से लेकर उस मोड़ तक जहां से 21वीं सदी का वो संघर्ष शुरू हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, आज़ादी के बाद का जो दौर था वो सीरिया के लिए राजनीतिक रूप से बहुत उथल-पुथल भरा रहा, और इसी अस्थिरता के बीच अल असद परिवार का शासन स्थापित हुआ, जिसने फिर 2011 से पहले कई दशकों तक देश पर मजबूती से अपना नियंत्रण बनाए रखा। और फिर आया साल 2011 और अरब स्प्रिंग की लहर। ये पूरे मिडल ईस्ट में लोकतंत्र के समर्थन में हो रहे विरोध प्रदर्शनों की एक लहर थी जो सीरिया भी पहुंची। लोगों ने राजनीतिक सुधारों की मांग की, लेकिन सरकार ने इन प्रदर्शनों पर बहुत सख्ती से कार्रवाई की और इसी के बाद ये अशांति एक भयानक गृह युद्ध में तब्दील हो गई। और यहीं से हम अपने आखिरी और शायद सबसे मुश्किल हिस्से पर पहुंचते हैं। एक दशक का संघर्ष, एक ऐसा संघर्ष जिसने एक राष्ट्र को तोड़ के रख दिया और जिसके परिणाम बहुत ही विनाशकारी हुए।
इस संघर्ष को समझना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जटिल है। इसमें कोई दो पक्ष नहीं है। एक तरफ है असद सरकार, जिसे रूस और ईरान का सपोर्ट है। दूसरी तरफ है विपक्षी विद्रोही, जो सरकार को हटाना चाहते हैं। फिर हैं कुर्दिश लड़ाके, जो अपने लिए स्वायत्ता चाहते हैं। और इन सब के बीच हैं कई चरमपंथी समूह। मतलब हर किसी के अपने लक्ष्य हैं, अपने विदेशी समर्थक हैं, और इसी ने इस लड़ाई को इतना उलझा दिया है। अब जरा इसके आर्थिक असर पर नजर डालते हैं। 2010 में, मतलब लड़ाई शुरू होने से ठीक पहले, सीरिया की जो जीडीपी थी वो थी $252 बिलियन। और आज ये घटकर सिर्फ $11 बिलियन रह गई है। 252 से सीधा 11, यह आंकड़ा इस संघर्ष से हुई आर्थिक तबाही का एक बहुत ही साफ अंदाजा देता है। लेकिन ये तबाही सिर्फ आंकड़ों में नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी मानवीय और राजनीतिक कीमत भी चुकाई गई है। लाखों लोग अपना घर छोड़कर शरणार्थी बनने पर मजबूर हुए। शहर के शहर मलबे में तब्दील हो गए। देश को अरब लीग से निकाल दिया गया, उस पर अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियां लगा दी गईं। और सबसे बड़ी बात, आज भी कोई राजनीतिक समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आता। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है कि कोई देश अपने इतने गहरे और अब इतने टूटे हुए अतीत की नींव पर खड़े होकर अपने भविष्य को दोबारा कैसे बना सकता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और शायद इसका जवाब इतिहास, वर्तमान और आने वाला कल तीनों मिलकर ही दे पाएंगे।